अनचार्टेड क्रॉस ऑफ रब्बानी। चैप्टर 1, आँख खुलना। दिल्ली के बीचों बीच एक हवेली खड़ी थी, एकदम पुरानी पर देखने में शानदार। बाहर से लगता था जैसे किसी अमीर खानदान की हो, पर अंदर से एकदम सन्नाटा पसरा था। दीवारें कुछ राज छुपाए बैठी थी। हवा में एक अजीब सी बेचैन करने वाली गंध थी और अंधेरे में कुछ ऐसी कहानियां थी जिनके बारे में कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता था। रब्बानी यहाँ अकेला रहता था, ना कोई परिवार, ना कोई मिलने जुलने वाला, बस वो और एक ऐसे अतीत की गूंज जो उसे कभी समझ नहीं आया। रात ठंडी थी, फिर भी उसके शरीर पर पसीना था। वो बिस्तर पर बेचैन लेटा हुआ था। हवा कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। फिर सपने आने लगे, तलवारें टकरा गईं, खून बह गया, चीखें गूंज उठी जैसे कानों में खंजर चुभ रहे हों। एक मैदान जहाँ सब कुछ तहस नहस हो रहा था, उसके सामने था। कुछ बेचैरे योद्धा एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जो किसी को दिख नहीं रही थी। उनमें से उसने खुद की झलकियां देखी, उसके हाथ खून से सने हुए, उसकी सांसें थकान से भारी। और फिर एक साया, एक बहुत बड़ा सा, डरावना सा, एक राक्षस। शक्ल ऐसी थी कि देखकर डर लग जाए। पुराने जमाने के निशानों जैसे मुड़े हुए सींग, आग जैसे लाल आंखें। वो बोला तो कुछ नहीं, पर उसके होने से ही रब्बानी की जान सूख गई। राक्षस ने एक हाथ उठाया जैसे उसे बता रहा हो कि अब उसका क्या होगा। तू बहुत जल्द मरेगा। रब्बानी की आंखें खुल गईं। वो झटके से बिस्तर पर बैठ गया, सांसें उखड़ी हुई, दिल जोर से धड़क रहा था। कमरा अंधेरा था, पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसकी नजर सामने रखे आईने पर पड़ी। वो कांप रहा था, वो नहीं, उसकी परछाई। आईने में रब्बानी डरा हुआ लग रहा था, जैसे किसी आने वाले खतरे के बारे में बता रहा हो। रब्बानी ने मुश्किल से घूंट निगली। बस एक सपना था, वो बोला, ये है शुरुआत। रब्बानी अभी भी बुरे सपने से डरा हुआ बिस्तर के किनारे बैठा है। पूरी रात ठंडी हवा हवेली की दरारों से अंदर आ रही थी, फिर भी उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने गीले बालों में हाथ फेरा और गहरी सांस ली। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक सपना था और कुछ नहीं। वो किसी तरह उठा और बाथरूम की तरफ गया। मध्यम रोशनी वाला गलियारा उसे कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इस अजीब सी भावना को नजरअंदाज किया, अपना टूथब्रश उठाया और आईने के सामने खड़ा हो गया। और तभी वो एकदम रुक गया। आईने में उसकी परछाई हंस रही थी, सिर्फ हल्की मुस्कान नहीं, पूरी मजाकिया हंसी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन आईने में जो रब्बानी था वो खुश दिख रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी। रब्बानी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, नहीं वो डरा। वो बस उसे देखता रहा, जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, आखिरकार तूने मुझे देख ही लिया है, कितना टाइम लगा दिया। रब्बानी ने सिंक को और कस के पकड़ा। वो इस आवाज को जानता था, ये उसके बचपन से उसके साथ थी, उसका एक हिस्सा, उसके अंदर की एक परछाई, एक ऐसी चीज जो हमेशा से थी लेकिन कभी बोली नहीं अब तक। अब वक्त आ गया है कि हम ठीक से बात करें, आवाज ने आगे कहा। मैं सिर्फ देखते देखते बोर हो रहा था। रब्बानी ने जोर से सांस ली। उसकी परछाई अभी भी उस पर हंस रही थी। कौन हो तुम? उसने पूछा, हालांकि उसे जवाब पहले से ही पता था। उसके दिमाग में हंसी धीमी हो गई, खेलने वाली पर अजीब सी। अरे रब्बानी, हम दोनों जानते हैं इसका जवाब। सीधे शब्दों में कहें तो रब्बानी को एक डरावना सपना आया, और जब वो आईने में देखता है तो उसकी परछाई उस पर हंस रही होती है और उससे बातें करती है। ये परछाई रब्बानी के अंदर की एक और चीज है जो अब तक चुप थी, लेकिन अब उससे बात कर रही है। रब्बानी को पता है कि ये कौन है, लेकिन फिर भी वो पूछता है। परछाई कहती है कि हम दोनों जानते हैं जवाब, मतलब ये रब्बानी का ही कोई दूसरा पहलू है, शायद कोई बुरा पहलू। अतीत का बोझ। रब्बानी अपनी परछाई को घूर रहा था। उसकी सांसें स्थिर थीं, लेकिन दिमाग दौड़ रहा था। उसके अंदर की परछाई, उसका अपना अंधेरा, पहली बार बोल रहा था। उसने हमेशा उसकी मौजूदगी महसूस की थी, जैसे कोई चुपचाप देखने वाला उसके अंदर गहराई में छुपा हो, लेकिन कभी इतनी साफ आवाज में नहीं बोला था। बेवकूफ मत बनो रब्बानी, परछाई की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, एक अजीब से अधिकार और मनोरंजन के मिश्रण से भरी हुई। तुम सब जानते हो। रब्बानी ने अपने जबड़े भींच लिए। मैं क्या करूं? मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं दुनिया में अकेला हूँ और मैं उनसे नहीं लड़ सकता। परछाई की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। कौन कहता है कि तुम अकेले हो? आवाज फुसफुसाई। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रब्बानी की छाती जकड़ गई। और तुम्हें लड़ना होगा, परछाई ने आगे कहा। उसकी आवाज गंभीर हो गई। तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पूरे खानदान को उसने खत्म कर दिया था। उसने मुझे भी, इसलिए तुम्हें लड़ना होगा। कमरा खामोशी से भर गया। सिंक पर रब्बानी की पकड़ और मजबूत हो गई। शब्दों का बोझ उस पर एक पहाड़ की तरह गिर गया। उसका परिवार किसी ऐसी चीज से तबाह हो गया जो इंसान की समझ से परे थी। उसने जोर से सांस छोड़ी। नहीं, वो फुसफुसाया, मैं रब्बानी की तरह नहीं लड़ सकता। परछाई अंधेरे में हंसी। तो फिर अभी से रब्बानी की तरह सोचना छोड़ दो।
कमरा फिर से शांत हो गया। हवा भारी थी, किसी अनकही बात से भरी हुई। सुबह हो रही थी। अध्याय 4, कब्रिस्तान का सपना। रब्बानी आखिरकार सो गया। कहानी। इस अध्याय में रब्बानी अपनी परछाई से बात करता है, जो उसे बताती है कि वो अकेला नहीं है और उसे अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना होगा। परछाई उसे याद दिलाती है कि उसके पिता और दादाजी को किसी अलौकिक शक्ति ने मार दिया था और अब रब्बानी की बारी है। रब्बानी डरा हुआ है और लड़ने से हिचकिचा रहा है, लेकिन परछाई उसे लड़ने के लिए उकसाती है। अंत में रब्बानी सोने चला जाता है। कब्रिस्तान की पुकार। रब्बानी अपनी अंदर की परछाई से अजीब बातचीत के बाद सो गया, लेकिन उसकी नींद में भी शांति नहीं थी। वो एक भयानक कब्रिस्तान में पहुंच गया। आसमान में काले बादल छाए थे और कोहरा छाया हुआ था। उसे एक पुरानी तिजोरी जैसी चीज दिखी, जिस पर अजीब निशान थे। जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन हिलने लगी और कब्रें खुलने लगी। ज़ोंबी जैसे मुर्दे बाहर निकल आए और उस पर हमला करने लगे। फिर एक बहुत बड़ा राक्षस धुएं से बना हुआ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगा। बस तभी रब्बानी की नींद खुल गई। चैप्टर 5, द चेन ऑफ फेट, किस्मत की जंजीर। रब्बानी का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी अंदर की आवाज परछाई बोली, क्या तुमने फिर से सपना देखा? रब्बानी ने हाँ कहा। परछाई हंसी और बोली, मुझे लगता है तुम्हें उस जगह जाकर देखना चाहिए। ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य। तुम्हें लड़ना होगा। रब्बानी जानता था कि ये सच है। वो अपने दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी में गया। वहाँ उसे एक किताब मिली जिसमें उसके परिवार के राज छुपे थे। उसमें एक जादुई जंजीर के बारे में लिखा था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ये जंजीर सिर्फ हमारे वंश के लोग ही चला सकते हैं। ये उन्हीं के हाथ में आती है जो एक विशेष कर्तव्य के लिए चुने गए हैं। रब्बानी ने एक पुराने बंद बक्से को खोला। जंजीर अपने आप जिंदा हो उठी और उसके शरीर पर लिपट गई, जैसे कोई सांप। उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम जंजीर नहीं है। ये राक्षसों के खिलाफ एक हथियार है। ये उन्हें बांध सकती है, कमजोर कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। और अब ये उसकी थी। चैप्टर 6, द कोल्ड ग्रेवयार्ड, ठंडा कब्रिस्तान। रब्बानी ने फैसला कर लिया, वो कब्रिस्तान जाएगा। जैसे ही उसके पैर कब्रिस्तान की मिट्टी पर पड़े, हवा में ठंडक आ गई। तापमान अचानक गिर गया। कोई उसका इंतजार कर रहा था, कोई उसे देख रहा था। और अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी।